कहानी की शुरुआत हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम है मेलनी। मेलनी एक बंद कमरे में कैद है। तभी उसे बाहर से सैनिकों के जूतों की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन कमरे में रखी व्हील चेयर पर जाकर बैठती है। कुछ ही देर में दो सैनिक अंदर आते हैं। एक सैनिक सावधानी से मेलनी को व्हील चेयर से कसकर बांध देता है। इसके बाद उसे कमरे से बाहर ले जाया जाता है। बाहर का नजारा अजीब है। कई और बच्चों को भी सैनिकों की निगरानी में एक क्लासरूम की तरफ ले जाया जा रहा है। असल में यह कोई स्कूल नहीं बल्कि एक मिलिट्री बेस है जहां इन बच्चों को सख्त निगरानी में रखा गया है। यहाँ एक टीचर को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। मेलनी इन बच्चों में सबसे अलग है, तेज दिमाग वाली, समझदार और टीचर की सबसे पसंदीदा छात्रा। पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी बच्चों को फिर से उनके कमरों में भेज दिया जाता है। देखने में तो यह बच्चे बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रात के वक्त जब उन्हें खाना दिया जाता है तो उस खाने में कीड़े मकोड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चे वह कीड़े बड़े चाव से खाते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर एक क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी की घोषणा करती है और पूछती है, कौन अपनी कहानी सुनाना चाहता है? मेलनी तुरंत हाथ उठाती है, मैं सुनाना चाहती हूँ। जैसे ही वह अपनी कहानी सुनाती है, टीचर उसकी कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई से बहुत प्रभावित होती है। भावुक होकर टीचर उसके पास आती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। उसी समय एक सार्जेंट गुस्से में क्लासरूम में दाखिल होता है और चिल्लाता है, क्या आपने उसके चेहरे को छुआ? टीचर जवाब देती है, नहीं, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा था। सार्जेंट भड़क उठता है, आपको अंदाजा भी है यह कितना खतरनाक हो सकता था? वह कहता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सार्जेंट अपने हाथों पर एक खास क्रीम लगाता है जो इंसानी गंध को बच्चों से छुपा देती है। इसके बाद वह क्रीम पहुंचकर एक बच्चे के पास जाता है। तुरंत ही वह बच्चा हिंसक व्यवहार दिखाने लगता है, दांत किटकिटाने लगता है, शरीर में तनाव आ जाता है, मानो हमला करने ही वाला हो। बाकी सभी बच्चे भी उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। बस करो, साजन चिल्लाते हुए दोबारा क्रीम लगाता है और सभी बच्चों को उनके कमरों में भेज दिया जाता है। उस रात जब टीचर बच्चों की कोठरियों के पास से गुजरती है तो देखती है कि मेलनी अब भी व्हील चेयर से बंधी हुई है। कोई सैनिक उसे खोलने नहीं आया। टीचर आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह खुद मेलनी की कोठरी में जाती है और उसे खोलना शुरू करती है। जैसे ही वह मेलनी को खोलने लगती है, मेलनी बेचैन होने लगती है क्योंकि टीचर के शरीर से आ रही प्राकृतिक इंसानी गंध उस पर असर डालने लगती है। वह खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है लेकिन अचानक उस पर काबू हो बैठती है। घबराई हुई आवाज में कहती है, कृपया यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहती। और फिर वह अपनी टीचर पर हमला कर देती है। डरी हुई टीचर किसी तरह खुद को बचाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर बाहर निकल जाती है। वह तुरंत अपनी त्वचा और चेहरे पर एक खास क्रीम लगाती है ताकि उसकी इंसानी खुशबू छुप जाए। अगले दिन सैनिक फिर मेलनी को लेने आते हैं, लेकिन इस बार वह उसे क्लास में नहीं बल्कि बाहर एक खास जगह पर ले जाते हैं। एक ऊंची बाढ़ के पीछे एक विशाल भीड़ दिखाई देती है, ज़ॉम्बी की भीड़। सेना लगातार गोलियां चला रही होती है ताकि वे अंदर ना घुस सके। ये वह दुनिया है जहां एक पैरासाइटिक फंगस, ज़ॉम्बी की दुनिया है, के फैलने के बाद सब कुछ बदल गया है। जो भी संक्रमित होता है उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह ज़ॉम्बी बन जाता है। मेलनी को एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। वहां वह एक शीशे की जार में रखा हुआ इंसानी दिमाग देखती है जिस पर लेबल है नंबर 13। ये उसी बच्चे का दिमाग था जो कभी मेलनी के साथ पढ़ाई करता था लेकिन अब गायब है। मेलनी समझ जाती है कि उस बच्चे पर खौफनाक प्रयोग हुए थे और शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है। तभी एक डॉक्टर उसे एक दवा का इंजेक्शन देता है। मेलनी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वह बेहोशी की ओर बढ़ रही होती है। डॉक्टर आगे के परीक्षण की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी टीचर गैस कैनिस्टर लेकर अंदर घुसती है। वह मजबूती से कहती है, डॉक्टर, आप मेलनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तभी कुछ सैनिक अंदर आते हैं और टीचर को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर शांत स्वर में कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे विचार कई बार सोचे हैं, लेकिन मेरा मकसद है इंसानियत को बचाना, एक वैक्सीन, एक इलाज खोजना। तुम इसे समझने से इनकार करती हो। सैनिक जबरदस्ती टीचर को बाहर ले जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी डॉक्टर के असिस्टेंट पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। असिस्टेंट पल भर में ज़ॉम्बी में बदल जाती है। डर के मारे डॉक्टर वहां से भाग जाता है। उधर मेलनी अब भी स्टैब से बंधी होती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो उसके पास होता है उसे महसूस तक नहीं करता। ज़ॉम्बी केवल इंसानी गंध से पहचानते हैं, लेकिन मेलनी की गंध उनसे अलग है। वह अब इंसान और ज़ॉम्बी के बीच कुछ बन चुकी है। वह खुद को किसी तरह आजाद करती है और लैब से बाहर निकलती है। बाहर का नजारा पूरी तरह तबाही भरा होता है। ज़ॉम्बी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। गोलियां चारों ओर चल रही हैं। उसे अपनी टीचर दिखती है। दो सैनिक उसे पकड़े हुए होते हैं और जानलेवा हमला करने की तैयारी में होते हैं। अब मेलनी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों सैनिकों की गर्दन पर
अपने नुकीले दांतों से हमला कर देती है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ती है। टीचर उसे संभाल लेती है। चारों ओर ज़ॉम्बी से गिर चुके होते हैं, लेकिन ठीक उसी समय एक मिलिट्री व्हीकल वहां पहुंचता है। टीचर मिलनी को उठाकर गाड़ी में बैठा देती है। डॉक्टर जो वैक्सीन पर काम कर रहा था पहले से गाड़ी में मौजूद होता है। ज़ॉम्बी पीछा करते हैं, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल जाती है। सैनिकों का सरगना जब मेलनी को उस गाड़ी में देखता है तो उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह घबराकर बंदूक उठाता है। उसे डर है कि कहीं वह लड़की किसी और को संक्रमित ना कर दे। जैसे ही वह निशाना लगाता है, टीचर आगे बढ़ती है और कहती है, गोली मत चलाएं, हम इसे खुद छोड़ाएंगे। वह दरवाजा खोलती है और मेलनी को बाहर निकलने देती है। मेलनी एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। डॉक्टर तुरंत साजन से विनती करती है, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेलनी मेरी मदद करे तो मैं एक वैक्सीन बना सकती हूँ। वह इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। सार्जेंट आखिरकार मान जाता है। मेलनी को एक गाड़ी की छत पर कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके चेहरे पर एक खास मास्क पहनाया जाता है। कई मीलों की यात्रा के बाद वे एक नदी के किनारे रुकते हैं। मेलनी प्यास से कहती है, पानी चाहिए। तभी अचानक ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। इस अफरा तफरी में एक सैनिक को ज़ॉम्बी कांटा लेता है। उसे गाड़ी पर वापस चढ़ने नहीं दिया जाता और थोड़ी ही देर में वह खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। धान्य गोली की आवाज गूंजती है। अब ग्रुप को पैदल ही भागना पड़ता है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए वे आखिरकार न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं। भोजन की तलाश में साजन दूरबीन से चारों ओर नजरें घुमाता है। वह देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी दुकानों के बाहर बिल्कुल बेजान मूर्तियों की तरह खड़े हैं। वह बाकी सभी को सलाह देता है, धीरे चलो, बिल्कुल चुपचाप, यह गंध रोकने वाली क्रीम लगाओ और कोई आवाज मत करना। वे सभी सावधानी से ज़ॉम्बियों के बीच से निकलकर एक छोड़ी हुई इमारत में पहुंचते हैं। मेलनी को वहां बांध कर रखा जाता है। डॉक्टर उसके सामने बैठती है। मेलनी पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? डॉक्टर जवाब देती है, जब यह भयंकर संक्रमण पूरी दुनिया में फैला तो संक्रमित महिलाओं के पेट से पैदा हुए बच्चे जैसे तुम, वह दूसरी पीढ़ी है। तुम सोच सकती हो, समझ सकती हो और इस दुनिया में जिंदा रह सकती हो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो इंसानियत को बचाने की। रात को सभी उसी इमारत में रुकते हैं। अगली सुबह जब सभी निकलने की तैयारी करते हैं तो नीचे जमीन पर दर्जनों ज़ॉम्बी सोते हुए नजर आते हैं। मेलनी कहती है, इन्हें मैं संभाल लूंगी, मैं नीचे जाकर रास्ता साफ कर सकती हूँ। डॉक्टर चिंतित होकर कहती है, अगर हमने तुम्हें नीचे भेजा तो शायद तुम वापस ना आ सको। लेकिन मेलनी आत्मविश्वास से कहती है, मैं वापस आऊंगी, मैं सामान्य बनना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम सबकी तरह। मेलनी नीचे जाती है और एक कुत्ते को पकड़ लाती है। फिर वह उस कुत्ते को ज़ॉम्बियों के बीच छोड़ देती है। कुत्ते की गंध से एक ज़ॉम्बी जागता है और फिर सभी उस पर टूट पड़ते हैं। इस शोर और भगदड़ का फायदा उठाकर बाकी लोग सुरक्षित निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वे देखते हैं चारों ओर ज़ॉम्बी लाशें पड़ी हैं, जिनमें से पेड़ पौधों की जड़ें निकल रही हैं और उन्हीं जड़ों से एक विशाल पौधा पूरी इमारत को ढक चुका है। डॉक्टर कहती है, यह संक्रमण का अगला चरण है। अब इन पौधों में विशाल बीज की कैप्सूल बन चुकी है। अगर ये बीज हवा में फैल गए तो पूरी मानव जाति कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। जब वे चारों इधर उधर खोजबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें एक मिलिट्री लैब मिलती है जो पूरी तरह सोलर पैनलों से चलती है। सभी वहीं जाकर रहने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद सब भूख से बेहाल हो जाते हैं। एक सैनिक कहता है, मैं खाने की तलाश में बाहर जा रहा हूं, और निकल पड़ता है। वहीं मेलनी कहती है, मैं भी भूखी हूं, मैं तुम सब की गंध सूंघ सकती हूं। इसलिए वे उसे भी बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। बाहर जाकर मेलनी एक पक्षी को पकड़कर खा जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह पास के एक घर के अंदर झांकती है और वहां कुछ बच्चे देखती हैं जो उसी की तरह सेकंड जनरेशन हाइब्रिड होते हैं। उनमें से एक बच्चा इशारा करता है और सभी बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। मेलनी तुरंत समझ जाती है कि यह बच्चे उस सैनिक पर हमला करने जा रहे हैं जो खाना ढूंढने गया है। वह तुरंत अपनी टीचर के पास दौड़ती है और कहती है, मेरे जैसे और भी हैं, वे सैनिक पर हमला करने जा रहे हैं, हमें उसे बचाना होगा। इसी बीच वह सैनिक एक दुकान तक पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बंद डिब्बों में खाना भरा हुआ है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह देखता है कि कुछ बच्चे पहले से वहां मौजूद हैं। अचानक वे सब उस पर हमला कर देते हैं और बेहद ही निर्ममता से उसकी हत्या कर देते हैं। उसी समय मेलनी, उसकी टीचर और साजन भी वहां पहुंचते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका दोस्त एक जाल में फंस चुका था। मेलनी कहती है, यह भी एक प्लान का हिस्सा था। जब मेलनी दुकान से बाहर निकलती है, वही बच्चे वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं जिन्होंने सैनिक को मारा था। साजन बंदूक उठाता है, लेकिन मेलनी उसे रोक देती है और सीधे उन बच्चों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है।
उन बच्चों का नेता, जिसके हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है, आगे बढ़ता है। मेलनी उससे लड़ती है और अपनी कलाई में लगे हथकड़ी का इस्तेमाल करके चालाकी से उसे उसी हथकड़ी से बांध देती है और फिर उसी के बेड से उसे मार डालती है। बाकी बच्चे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मेलनी अपनी टीचर और साजंत को सुरक्षित वापस लैब में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि डॉक्टर गैस मास्क लगाए हुए हैं और पूरा लैब जहरीली गैस से भरा हुआ है। डॉक्टर ने खुद ही गैस छोड़ी थी। धीरे धीरे सभी लोग गैस से बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर का प्लान था कि वह मेलनी के दिमाग से एक इलाज निकाले, लेकिन मेलनी बेहोश नहीं होती। वह कहती है, डॉक्टर, मैं तुमसे तेज हूँ। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी, फिर तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी। डॉक्टर जवाब देती है, मैं तुम्हारे अंदर से वैक्सीन बनाना चाहती हूँ ताकि बाकी दुनिया को बचा सकूं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी टीचर, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो, वो भी ज़ॉम्बी बन जाए? मेलनी जवाब देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कहती है, तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मेलनी मान जाती है और पूछती है, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? डॉक्टर कहती है, हाँ, तुम अभी जिंदा हो। तभी मेलनी समझ जाती है, अब भविष्य इंसानों का नहीं रहा। यह कहानी एक नई युग की है, उस नई पीढ़ी की जिससे मेलनी ताल्लुक रखती है। मानवता लगभग समाप्त हो चुकी है और अब वह खतरनाक फंगस हवा के जरिए फैलने वाला है जो बचे कुचे इंसानों को भी खत्म कर देगा। इस सच्चाई को समझकर मेलनी खुद को बलिदान करने से इनकार कर देती है। वह डॉक्टर से कहती है, अंदर रहो, वहीं तुम्हारा सुरक्षित स्थान है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। डॉक्टर उसके पीछे जाती है, लेकिन रास्ते में वही बच्चे फिर से सामने आ जाते हैं और डॉक्टर को मार डालते हैं। मेलनी उस विशाल पौधे तक पहुंचती है जो ज़ॉम्बी की जड़ों से पनपा है। एक ऐसा पौधा जिसके बीज अगर फैल गए तो दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मेलनी पौधे की बेलों में आग लगा देती है ताकि उसे बढ़ने से रोका जा सके। तभी अचानक साजंट वहां पहुंच जाता है। मेलनी हैरान होकर कहती है, तुम बाहर क्यों आए? मैंने तो लैब को पूरी तरह सील कर दिया था। अब क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी है, साजन संक्रमित हो जाता है। वह अपनी बंदूक मेलनी को थमाते हुए कहता है, मैं इंसान की तरह मरना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार दो। मेलनी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसकी आखिरी ख्वाहिश को सम्मान देते हुए उसे गोली मार देती है। अब लैब के अंदर वही टीचर जो कभी मेलनी को पढ़ाया करती थी, बाहर की बदली हुई दुनिया को देखकर सन खड़ी रह जाती है। अगली सुबह मेलनी वापस आती है सभी बच्चों के साथ। वे सभी अब उसकी अगुवाई में चल रहे हैं। वही टीचर अब उन बच्चों को सिखाना शुरू करती है।